बच्चों, हमें यकीन है कि खौफनाक कहानियाँ सुनने की शौकीन बच्चों को आज की हमारी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें, अब आपको और इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है सरकटा भूत। मैं उस रात को कभी भूल नहीं सकता था। ये दिसंबर का महीना था। सुबह से ही सर्द हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। आसमान पर काली घटाएं मंडलाती फिर रही थीं। मेरा ख्याल था शाम तक उसका ज़ोर कम हो जाएगा। मैं एक जनरल स्टोर में सेल्समैन था। हमारा स्टोर दिन के 10 बजे खुला करता और रात के 12 बजे बंद होता। ये स्टोर बहुत बड़ा था। आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि उस स्टोर में 70 के करीब मुलाजिम थे। मेरा फ्लैट मेरे स्टोर से इतना दूर था कि पैदल चलते हुए आधा घंटा गुजर जाता था। जिस रास्ते से मैं आता था वहाँ किसी सवारी का मिलना तकरीबन नामुमकिन था। उसकी वजह ये थी, रास्ता नहायत नाहमवार था। जगह जगह घड़े पड़े हुए थे। किसी रिक्शे वाले से बात करो तो वो कानों को हाथ लगाने लगता। अगर कभी कोई भूला भटका रिक्शे वाला जो नया नया किसी गांव से आकर रिक्शा चलाने लगता उस तरफ आ जाता, तो आइंदा के लिए वो तौबा कर लेता कि इस तरफ फिर कभी नहीं आएगा। और वैसे भी मुझे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे घर का हर चीज़ मुश्किल से चलता था। सवारी का क्या सोचता। दिन के वक्त तो स्टोर तक जाना दुश्वार ना होता, मगर आधी रात हो भी सर्दियों की, जबकि मौसम भी नहायत ख़राब हो, तो ये मुश्किल था। मैंने लंडे से एक ओवरकोट खरीदा हुआ था। उस मौसम में वही मेरा एक साथी था जिसकी वजह से सर्दी से खासा बचाव हो जाता था। उस रात जब मैं स्टोर से निकला तो रोज़ जैसी गहमा गहमी ना थी, वरना वो वक्त सिनेमाओं के शो ख़त्म होने का था और आधे रास्ते तक लोग आते जाते नज़र आ जाते और बाकी रास्ता बिल्कुल वीरानी में कटता। कोई साल पहले रास्ते में एक इमारत बनना शुरू हुई थी। मैंने सोचा था कि इस इमारत के नीचे दुकानें बनेंगी तो थोड़ी बहुत गहमा गहमी हो ही जाएगी। मगर अभी इस इमारत की 2 मंजिलें ही तामीर हुई थीं कि उस इमारत के मालिक को किसी ने कत्ल कर दिया और उसका सर काट कर साथ ले गया ताकि लाश को पहचानना मुश्किल हो जाए, और सर को उसने किसी और जगह जाकर घड़ा खोद कर दबा दिया होगा। ये मेरा ख्याल है। खुदा बेहतर जानता है उसने न जाने उस सर के साथ क्या सलूक किया होगा। और उसके बाद तामीर रुक गई और अब तक वो इमारत वीरान पड़ी है। इस बात को भी अब साल होने को था। इस दौरान न जाने इस इमारत के बारे में क्या क्या बातें सुनने में आईं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था वो इमारत आसेब ज़दा है, इसलिए लोग रात के वक्त उस इमारत के करीब से गुजरते हुए घबराते थे। मगर मेरा इन बातों पर कोई यकीन न था। मैं हर रोज़ उस इमारत के सामने से गुजरता, मुझे तो वहाँ ऐसी कोई बात नज़र न आती थी। मैं जब स्टोर से घर के लिए रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, मगर तेज़ हवा की वजह से बारिश के कतरे चेहरे पर पड़ते तो चुभन महसूस होती। मैंने बारिश के कतरों से बचने के लिए ओवरकोट के कॉलर को कान और गालों के साथ लगा रखा था, जिससे इतराफ़ की चीज़ें नज़र नहीं आती थीं। मैं सिर्फ सामने ही देख सकता था। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवां था। कभी कभी हवा का कोई तेज़ झोंका मेरी रफ्तार को सुस्त करने का सबब बन जाता। मैं ये बताता चलूँ, वो इमारत खान मंजिल के नाम से मशहूर थी और लोग ये नाम लेते हुए भी खौफ महसूस करते थे। मैं अपनी धुन में चला जा रहा था। अभी मैं खान मंजिल से खासा दूर था कि मुझे यूँ लगा जैसे और कोई भी मेरी तरह तेज़ चलता हुआ मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। मैं दिल में खुश हुआ कि चलो, इस वीरान सड़क पर मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कोई अपने घर जल्द जाने के लिए मेरी तरह तेज़ चल रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन कदमों की आवाज़ मेरे करीब होती गई और फिर यूँ लगा जैसे वो मेरे साथ चल रहा हो। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे पूछा, क्यों भाई, कहाँ जाना है? मगर मेरी इस बात का उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने एक बार फिर पूछा, भाई बताते नहीं, तुमने कहाँ जाना है? इस बार उसने फटी फटी आवाज़ में कहा, खान मंजिल। ये नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा और पहली बार उसकी तरफ देखा, मगर इसी लम्हे पानी की तेज़ बौछार मेरे चेहरे पर पड़ी कि जल्दी से मुझे अपनी आंखें मूंदनी पड़ गईं और मैं उसे ना देख सका। और फिर मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश भी ना की, क्योंकि हवा का रुख मेरे चेहरे की तरफ था। अगर मैं दोबारा भी उसे देखने की कोशिश करता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसलिए मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मियाँ, खान मंजिल तो आसेब ज़्यादा मशहूर है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, फिर भी तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? वो तो बिल्कुल वीरान पड़ी है। कोई बात नहीं, मैंने वहाँ ही जाना है, उसने जवाब दिया। मुझे यूँ लगा जैसे आवाज़ ज़ुबान से अदा नहीं की जा रही, किसी सुराही में से गुजरती आ रही है। अब मैंने आंखों के ऊपर हाथों का शेड बनाते हुए उस तरफ देखा। उसी लम्हे बिजली ज़ोर से चमकी और फिर ये देखते हुए कि मेरे साथ चलने वाले का सर गायब है, उसका धड़ मेरे साथ चला आ रहा था। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि वीरान जगह में आपके साथ ऐसा हादसा पेश आए तो उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। या तो आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे या फिर चीखें मारते हुए वहाँ से भाग जाएंगे। उस वक्त मेरी हालत इससे मुख्तलिफ थी। दिल था कि यूं धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आना चाहता हो, और हाथ पांव इतने बोझल हो गए थे कि मुझसे एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। और फिर ऐसी सूरत में सिवाय हिम्मत से काम लेने के और क्या हो सकता था।
میں سر جھکائے خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا، میرا ایک کام کرو گے؟ کیا؟ میرے منہ سے ایک دم نکلا۔ اگر تم میرا کام کر دو کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ آج کل میں تنگ حالات سے گزر رہا تھا اور پھر اس شخص سے پیچھا چھڑانے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میرا سر حاصل کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ اس کی آواز پھٹی پھٹی اس لیے لگتی تھی کہ وہ اس کی گردن سے نکل رہی تھی، کیونکہ سر تو اس کا تھا نہیں۔ تم وہ سر خود کیوں نہیں حاصل کر لیتے، حالانکہ تم آسیب بن چکے ہو؟ میں نے دلیرانہ سوال کیا۔ میں اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مجھے تو اپنے اس دھڑ میں داخل ہونے کی اجازت بڑی مشکل سے ملی ہے، کیونکہ میں مظلوم ہوں، اس آسیب نے کہا۔ تمہیں قتل کس نے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دور کے ایک رشتہ دار نے، جو میرے سوتیلے چچا کی بیوی کا رشتہ دار تھا۔ میں نے سوتیلی چچی کی سفارش پر اسے 5 لاکھ کی خطیر رقم ادھار دی تھی۔ اس نے مجھ سے 2 ماہ کی مدت لی تھی اور کہا تھا کہ وہ 2 ماہ کے اندر اندر وہ رقم واپس کر دے گا۔ میں نے اسے رسید لے کر بٹوے میں رکھ لی تھی۔ 2 ماہ گزر گئے مگر اس نے میری رقم واپس نہیں کی۔ جب 4 مہینے بھی گزر گئے تو میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری رقم واپس نہ کی تو میں پولیس میں رپورٹ درج کرا دوں گا۔ اب اس نے صرف 2 دن کی اور مہلت مانگی۔ مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ مجھ سے رقم لے کر وہ ساری رقم جوئے میں ہار گیا تھا۔ وہ اسی کماش کا آدمی تھا۔ مجھے کیا خبر تھی وہ مجھ سے 2 یوم کی مہلت کیوں لے رہا ہے؟ میں ہر روز شام کے وقت اپنی اس عمارت میں، جو اب خان منزل کے نام سے مشہور ہے، مزدوروں کو ان کی مزدوری دینے آیا کرتا تھا۔ دوسرے دن جب میں رقم لے کر اس عمارت میں گیا اور تمام کام کرنے والوں کی ادائیگی کر دی تو میں نے اس عمارت کے چوکیدار کو سگریٹ لینے بھیجا۔ ظاہر ہے وہاں قریب تو کوئی دکان نہیں تھی جہاں سے وہ سگریٹ خریدتا، اس کے لیے اسے خاصی دور جانا پڑنا تھا۔ اس دوران میں دن بھر کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میرے وہاں آنے سے پہلے ہی تعمیر شدہ ایک کمرے میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب میں نے چوکیدار کو بھیجا تو اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے میرے سر پر پیچھے سے کسی بھاری چیز سے وار کیا اور میں چکرا کر گر پڑا۔ پھر اس نے ایک خنجر سے، جو کہ وہ ایک تھیلے میں لے کر آیا تھا، میری گردن تن سے جدا کر دی۔ میرا دھڑ تو وہیں پڑا رہا مگر وہ بدذات میرا سر اس تھیلے میں ڈال کر وہاں سے بھاگ گیا اور جانے سے پہلے میرے بٹوے سے وہ تحریر بھی ساتھ لے گیا جو اس نے قرض لیتے ہوئے لکھ دی تھی۔ قتل کے شبے میں میرے کئی عزیز پکڑے جا چکے تھے۔ میرے مرنے کے بعد ان کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ میرے سگے ماموں نے میرا بغیر سر کے دھڑ ایک تابوت میں رکھ کر امانت کے طور پر مردہ خانے میں رکھوا دیا، مگر مجھے دھڑ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی اور میں خان منزل کے قریب ہی رات کو بھٹکتا پھرتا رہا۔ میں نے تمہیں ہر روز رات کے 12 بجے کے بعد اسی راستے سے گزرتے دیکھا تھا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو میرا سر لا کر مجھے دے سکتے ہو۔ اگر وہ سر مل جائے تو تم اسے میرے دھڑ پر لا کر رکھ دینا، میں دوبارہ اسی تابوت میں جا کر لیٹ جاؤں گا۔ میرا ماموں ہر ہفتے میرا دھڑ دیکھنے آتا ہے کہ کہیں وہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ اب کہ جب وہ مردہ خانے میں آئے گا اور دھڑ کے ساتھ سر لگا دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا اور پھر مجھے سپرد حق کر دیا جائے گا اور میری روح کو آزادی نصیب ہو جائے گی۔ اس آسیب نے مجھے جو اپنے حالات سنائے وہ بہت چونکا دینے والے تھے، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس شخص سے وہ سر ضرور حاصل کروں گا، چاہے اس شخص سے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے۔ اور پھر خان منزل آ گئی اور وہ اس کے سامنے رک گیا۔ پھر اس نے مجھے اس شخص کے نام اور پتہ بتایا۔ اس شخص کا نام سکندر تھا اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس شخص سے مل کر وہ سر ضرور حاصل کروں گا، اور جلدی جلدی میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں حیران تھا کہ اس آسیب سے باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کس وقت موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی مگر اس آسیب سے ملاقات میرے اعصاب پر سوار تھی، اور پھر رات کے تیسرے پہر جا کر آنکھ لگی تو صبح بیوی نے اٹھانا چاہا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے اچھی طرح نیند پوری کر لینے دو، آج میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ ہر روز تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ میری بیوی نے پھر مجھے نہیں اٹھایا۔ بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اسکول چھوڑ آئی۔ میں دن کے 12 بجے تک پڑا سوتا رہا۔ 12 بجے اٹھا، نہا دھو کر کپڑے بدلے اور ناشتہ کرنے کے بعد جانے لگا تو بیوی بولی، آپ تو کہتے تھے کہ آج آپ نے چھٹی کی ہوئی ہے، پھر اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اور پھر میں گھر سے نکلا اور اس علاقے کی طرف چل دیا۔ خاصا راستہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ میں اس پر سوار ہو کر رکشے والے کو پتہ بتاتے ہوئے اس طرف چلنے لگا۔ اس علاقے میں پہنچ کر میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور رکشے سے اتر کر لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس شخص کے گھر پہنچا۔ سکندر گھر ہی پر موجود تھا۔ چونکہ اس کے دل میں چوٹ تھا، ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور بولا، کیوں جناب، مجھ سے کیا کام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے تو میں اس کے چہرے کو بٹر بٹر دیکھتا رہا۔ مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے اس کا ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ وہ مجھے پولیس کا آدمی سمجھ بیٹھا تھا اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو، میں نے ذرا روبدار لہجے میں کہا۔ اب تو اس کا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے ایک اور وار کیا۔ اب تو جیسے یوں ہوا جیسے اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ اس وقت یہ نہ سوچا جب خان کی گردن کاٹ کر تھیلے میں ڈال کر چلے آئے تھے،
और आते हुए उसके बटुए में से वो रसीद भी निकाल कर ले आए जो तुम्हारे हाथ की लिखी हुई थी। मेरा इतना कहना था कि वो मेरे पाँव पर गिर गया। मैं उससे यूँ बातें कर रहा था जैसे मैंने खुद उसे कत्ल करते हुए देखा था। वो मेरे पाँव पर हासी देर पड़ा रोता रहा। फिर मैंने पूछा, वो सर कहाँ छुपाया है? उसे फ़ौरन लेकर आओ, मैंने गरजदार आवाज़ में कहा। वो हाथ जोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, वो मैंने पिछले कमरे का फ़र्श खोदकर थैले समेत दफन कर दिया था। आप कहते हैं तो अभी निकाल कर ले आता हूँ, मगर जनाब आप इस मामले को दबा दें। आप जो कहेंगे मैं वो हाजिर कर दूँगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम जैसा जवारी मुझे क्या दे सकता है? तुमने तो हान के 5 लाख लाकर भी जुए में हार दिए थे, मैंने कहा। नहीं जनाब, मेरे पास बहुत कुछ है। रात को ही मैंने एक लंबा हाथ मारा है, 5 लाख से भी ज़्यादा रकम है। वो मैं सारी आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा, उसने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। पहले वो सर तो निकाल कर लाओ, मैंने ज़रा नरम पड़ते हुए कहा, क्योंकि सारा काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। आप अंदर बैठक में तशरीफ़ रखें, मैं वो सर और रात की जीती हुई रकम अभी हाजिर करता हूँ। और फिर वो मुझे बैठक में ले गया और मुझे सोफ़े पर बिठाने के बाद मकान के पिछले हिस्से की तरफ गया और 5.5 लाख रुपए लाकर उसने मेरे सामने रख दिए। थैला चूंकि प्लास्टिक का था, मुझे उम्मीद थी उस सर का हुलिया ना बिगड़ा होगा। और फिर मैंने वो रकम ओवरकोट की जेब में डाली, थैले को उठाया और चलने के लिए तैयार हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, माई बाप, अब तो आप इस वाक़ये को दबा देंगे? हाँ, मगर आइंदा ऐसी गलती ना करना, मैंने उसीले लहजे में कहा। नहीं जनाब, मेरी तौबा जो आइंदा मैं कभी ऐसे सोचूं। वैसे भी जब से मुझसे ये फ़ेल सरज़द हुआ है, उस दिन से मैं आज तक कभी चैन से सो नहीं सका। हर वक्त सूली का रस्सा सर पर लटका नज़र आता है, उसने गुलूगीर आवाज़ में कहा। फिर मैंने उसे तसल्ली दी और वहाँ से चला आया। मैंने एक रिक्शा लिया और उस पर सवार हो गया, जो मुझे एक ख़ास मुकाम तक ले गया। आगे मुझे पैदल चलना था और फिर मैं उस सर का बोझ उठाए हान मंजिल की तरफ चल दिया। जब मैं हान मंजिल पहुंचा तो सूरज गरूब हो चुका था और अंधेरा फैलने लगा था। फिर मैं हान मंजिल में दाखिल हो गया। मैंने उस आसेब को देखने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर मुझे भी एक जगह खड़ा नज़र आ गया। मैंने थैले में से सर निकाल कर उस धड़ पर लगा दिया। यूँ लगता था चेहरा तरोताज़ा है, शक्ल ज़रा भी कहीं से नहीं बिगड़ी थी। वो आसेब जिसके सर पर उसका धड़ लग चुका था, मेरी तरफ ममनून नज़रों से देख रहा था। फिर मुझसे यूँ गोया हुआ, तुमने मुझ पर वो एहसान किया है कि मेरी रूह हमेशा तुम्हें याद करेगी। तुम मेरे घर जाओ, मैं तुम्हें एक जगह की निशानदही करता हूँ। वहाँ मैंने अच्छी खासी रकम छुपा कर रखी हुई है, वो सब तुम ले लेना। नहीं, मुझे अब किसी रकम की ज़रूरत नहीं। मैंने सिकंदर से 5.5 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं। ये देखो मेरी जेबें भरी हुई हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा तुम्हारी रूह को चैन दे। और फिर मैं वहाँ से चला आया। मुझे मालूम था कि हान अब सीता मुर्दाहाने जाकर अपने ताबूत में जा लेटेगा और फिर एक दिन उसका मामू उसे दफन कर देगा। और फिर मैंने उन पैसों से छोटा मोटा कारोबार कर लिया और देखते ही देखते मेरे दिन फिर गए।